अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARA 6 न्यूज़ नेटवर्क का खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात का दूसरा शुमारा लेकर हम आपके साथ हाजिर हैं, जहां हम समाज से जुड़े अहम मसाइल, अवामी मौज़ूआत और मौजूदा हालात पर खुसूसी गुफ्तगू करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम तालीम और हमारे इलाके के सरकारी स्कूलों की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। इस दौरान तलबा को दरपेश मसाइल, तालीमी निज़ाम की खामियाँ और बेहतरी के मुमकिन इक़दाम पर भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शख्सियत एडवोकेट मोहम्मद यासीन भट्ट साहब, जिनका समाजी और अवामी मामलात में एक अहम किरदार रहा है। तो बात करते हैं मोहतरम भट्ट साहब से, क्योंकि इनका अपना भी एक स्कूल जो है तालीमी निज़ाम बेहतर बनाने के लिए चल रहा है। भट्ट साहब, तो खैर मकदम सर सैनिस प्रोग्राम में शुक्रिया सर। हमें बताइए कि आज दौर जदीद में जो तालीम पढ़ाई जा रही है, तो किस तरह की तालीम है और क्या क्या मुश्किलात इसमें दरपेश हैं बच्चों को या वालिदैन को? मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा निज़ामी तालीम है, इसमें कुछ अंदर ही से ऐसी खराबियां हैं जो इसको अच्छी तरह से चलने नहीं देते हैं। मैं आपको मिसाल बताऊंगा। मसलन सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो तालीम के माहिरीन हैं या गवर्नमेंट है, उन्होंने पहले ही टीचर को कह के रखा है कि आपका रिजल्ट 50% होना चाहिए। बिल्कुल, अगर 50% से कम होगा तो आपके इंक्रीमेंट हम बंद करेंगे। यानी पहले इसका ये मतलब है कि हुकूमत ने या हमारे पॉलिसी साजों ने 50% बच्चों को पहले ही रख दिया है, खारिज कर दिया है, डस्टबिन में डाल दिया है। क्योंकि उन्हें सोचते हैं कि अगर 50% बच्चे जो हैं दूसरे, वो कहाँ जाएंगे, उनको भी लाइफ गुजारनी है, वो एजुकेशन के लिए आते हैं। जब पहले ही छूट है 50% की, दैट मीन्स कि हमारे जो इसमें पॉलिसी साज हैं या अफसर साहिबान हैं, इसके मुंतज़मीन जो हैं, उन्होंने पहले ही 50% को छोड़ दिया है। बिल्कुल पसे पुश्त नंबर 1। दूसरी बात इसमें यह है कि जो इसमें खामी है वो ये है कि आपका बच्चा कुछ पढ़े या ना पढ़े, स्कूल जाए या ना जाए, उसको पास करना ही करना है। नो डिटेंशन पॉलिसी है। तो क्या मकसद है इसका कि नो डिटेंशन पॉलिसी? बच्चे को भी पता है मैं स्कूल जाऊं या ना जाऊं, मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं। बिल्कुल। और पेरेंट को भी ये पता है कि मैं पढ़ूं, मेरा बच्चा पढ़े या ना पढ़े। टीचर को भी ये पता है कि मैं बच्चे को पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, उसको हर हाल में पास करना है। मजबूरी बन गया है। हाँ, मजबूरी नहीं, मतलब ये उनकी पॉलिसी है, पास करना। ये भी एक खामी है, क्योंकि जब पता है बच्चे को भी, पेरेंट को भी और टीचर को भी कि इसको पास हमें करना है, हम फिर 50% बनाते हैं। मसलन एक बच्चा हमारा है, ये 10 मार्क्स भी नहीं लाता है आउट ऑफ 100 सपोज, फिर उसको हम फिर करते हैं एड, यानी हम हमारी जो मैं ये कहूँगा बदतमीजी जो है यहाँ से ही शुरू हो जाती है। बच्चा इस काबिल नहीं है पास होने के काबिल। बिल्कुल, लेकिन उसको करना उसके लिए मजबूरी है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, टीचर्स आप नहीं कर सकते। ये भी इसमें एक बहुत ही मतलब बड़ी खामी है। तीसरी बात जो हम सब जानते हैं कि अगर कोई कसर रह भी जाती है तो उसमें नकल जो है वो आम है। हमारे बच्चे, हम जानते हैं कि कैसे हमारे बच्चे पास होते हैं। एक जिसको हम ये कहते हैं कि इट इज़ एन ओपन सेक्रेट, ये खुला एक राज है, हम सब जानते हैं। मसलन हमारे बच्चों को अलाउ किया जाता है या ये होता है उनके पास मोबाइल भी होते हैं, वहाँ से डिक्टेट किया जाता है और एग्जाम में लिखते हैं। अब हमारे बच्चे पास हो जाते हैं 10th में या 12th में या यूनिवर्सिटी लेवल पर भी, कॉलेज लेवल पर भी बच्चे पास हो जाते हैं। और फिर उनका मयार देखिए, जब बच्चा नकल से पास हुआ वो कर क्या सकता है बेचारा, कुछ भी नहीं। आप देखिए, मेरा तजुर्बा है कि हमारे ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, सारे नहीं, लेकिन अक्सर मैं ज़रूर करूँगा वसूख से ये बात
कि वो एक एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते। अगर आप किसी भी ग्रेजुएट को लाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट को लाएंगे, आपसे कहेंगे भाई यहाँ पर मुझे एप्लीकेशन लिख दीजिए कि हमारे गांव में पानी का मसला है, तो इंजीनियर साहब को या डीसी साहब को एप्लीकेशन लिखिए। वो एमए भी होगा, बीए भी होगा, उसके पास सर्टिफिकेट है, लेकिन लिख नहीं सकता। हमारे बच्चे ऐसे भी, मुस्लिम गवर्नमेंट जो सर्वे गवर्नमेंट ऑल इंडिया है, इस सर्वे के मुताबिक 4th और 5th के बच्चे 90% जो बच्चे हैं वो डिवीजन नहीं कर सकते हैं मैथ में, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। मैं ज़ाती तजुर्बा भी आपको बताऊंगा। हमारे बच्चे आते हैं 8th पास, बच्चे ने 8वीं जमात के पास इम्तिहान पास किया, तो हद ये है कि मैंने 1-2 बच्चों को देखा, इस साल की मैं बात करता हूँ, लास्ट ईयर की मैं बात करता हूँ, उन्होंने मिडिल पास किया है, लेकिन वो ऐड नहीं कर सकते हैं, एडिशन को नहीं आता है। यानी वो गवर्नमेंट स्कूलों से आए हैं? नहीं, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल से। अच्छा, प्राइवेट स्कूल। यस, जो प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट में भी ऐसी हाँ, व्हाई नॉट, परेशानी है? नहीं, प्राइवेट देखिए, प्राइवेट स्कूल में तो कोई फरिश्ते है नहीं, वो बात सही है, वो तो वहां पर भी है। अब हम प्राइवेट स्कूल पर भी बात करेंगे, मतलब प्राइवेट स्कूल में चीटिंग है, इंशाल्लाह ये प्राइवेट स्कूल का जो ये सिलसिला है ना, ये भी एक दिन बैठ जाएगा। आप कहेंगे क्यों? फैक मार्क्स काट दिए जाते हैं एक बच्चे को। मिसाल के तौर, आपका बच्चा मेरे स्कूल में आता है, मैं इसको पढ़ाता हूँ, आपका बच्चा मतलब 50% मार्क्स के लायक भी नहीं है, इट इज़ बिलो 50%। लेकिन जब मैं आपको मार्क्स कार्ड भेजता हूँ, इट इज़ नेवर बिलो 99%, 90%, 95% वगैरह, तो आप कितने खुश हो जाते हैं। तो ये साहब क्या ये तो सरासर धोखाधड़ी है जो इस तरीके के मार्क्स और क्या है जाएंगे, या इस तरीके से पेरेंट्स का जो वो है, और क्या है, वालिदैन का फीस खाने के लिए उनको और क्या है, और क्या अक्सर है। मैं इनका सब नहीं करते हैं, मैं सब नहीं करता, मैं कहता हूँ अक्सर ऐसा होता है। अब देखिए हमारे बच्चे, मिसाल के तौर आपका मेरा बच्चा है, एक स्कूल से, चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, इस स्कूल से ये 90% मार्क्स लाता है एक एग्जाम में लाता है। फिर कहाँ जाता है ये बच्चा? फिर हम उसको देखते ही कहीं नहीं, रोड पर गायब हो जाता है, कहाँ गया ये बच्चा? और उसके अपने मार्क्स से कहाँ क्यों गया? फिर वो कुछ अचीव नहीं करता है आगे वो किसी प्रोफेशनल मतलब कॉलेज में या नहीं, अक्सर हम देखते हैं ये चीज़ें। ये धोखा नहीं तो और क्या है। हमारे बच्चों को स्कूल में आने की भी नहीं है। मिसाल के बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, आप उनको रखते हैं यहाँ पर, प्रेजेंट रखते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। मैं आपको मिसाल बताऊंगा कि हमारे यहाँ पर वो रिटायर्ड हुए मेराजुद्दीन शाह साहब, हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर, तो उन्होंने जब वो प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल को 12 वो तैनात हुए जी, वहाँ पर उन्होंने लड़कों को देखा कि उनकी अटेंडेंस मस्त है, ठीक है, बच्चे स्कूल नहीं आए थे, उन्होंने उनको शॉर्टेज मतलब रूल है बोर्ड का कि शॉर्टेज जो होगी उसको काउंट करो, उन्होंने वो काउंट किया। उन्होंने बच्चों को कहा कि नहीं आप स्कूल नहीं आए हैं, इसलिए आप मतलब एलिजिबल नहीं हैं इम्तिहान में अपेयर होने के लिए। बवाल उड़ गया। बच्चों ने सोचा कि बच्चों ने कहा कि चाहे हम स्कूल आए या ना आए, लेकिन फॉर्म भरना हमारा पैदाशी हक बनता है। पेरेंट्स से भी कहा कि हमारा बच्चा स्कूल आए या ना आए, लेकिन उसको आना है। तो फिर गवर्नमेंट ने भी उसको किया कंपेल। यहाँ तक कि हमारे एक सियासी लीडर साहब, एक सियासी लीडर उनके बच्चों के उसमें आया, नहीं जी नहीं आते हैं, ये हकीकत है, उनको नहीं करना चाहिए। ये तो होता है ना, ऐसे मामला होते हैं। अच्छा, जब ये हाल होगा तो व्हाई शुड अ चाइल्ड कम टू स्कूल? जब बच्चा स्कूल ही नहीं आया वो पढ़ेगा क्या? तो सर ये जो जिन बच्चों का आपने बताया कि एडमिशन होता है स्कूल में, लेकिन वो वहाँ पर फिजिकली वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, तो ये बच्चे होते कहाँ पर हैं? देखिए ये बच्चे होते हैं, उनमें से जनरली जो बच्चे होते हैं, खासकर मैं कहूँगा कि मतलब 8th के बाद भी यहाँ पर ट्रेंड ये हुई है कि बच्चे ने 8th का पास किया, 8th का इम्तिहान, अब 9th 10th में वो जाता है कोचिंग सेंटर में जाता है। अच्छा, कोचिंग सेंटर में वो जाता है पढ़ने के लिए। तो वहाँ से भी मैं आपको ये कहूँगा कि मायूसी होती है, क्योंकि हर एक बच्चा जब जाता है यहाँ से पेरेंटल केयर से बाहर चला जाता है, उसको पेरेंटल केयर नहीं रह जाता है, वो किसी कोचिंग सेंटर में चला जाता है। फिर मेरा तजुर्बा ये भी है कि अक्सर उनमें से अक्सरियत 99% जो उनके होते हैं वो वहाँ से कुछ अचीव करके नहीं आते हैं, महज नाम पर।
یعنی پھر اس کیا میں فائدہ ہے یہ جو والدین ہیں اپنے بچوں کو کوچنگ سینٹروں میں بھیجتے ہیں یا اپنے سے دور بھیجتے ہیں تو ان میں پھر بہت ساری جو برائیاں ہیں پیدا ہوتی ہوں گی، تو پھر کیا فائدہ ہے والدین کو ایسے میں کوچنگ سینٹروں میں وہی بات میں بھیجنے عرض کرتا ہوں، ہم بلا سوچے سمجھے فالو کرتے ہیں، اندھی تقلید ہم کرتے ہیں. اچھا یعنی میرا ایک دوسرے بچہ کے میں نے دکھاوے بھیجا، کے لیے. آپ نے بچہ بھیجا، میں کہتا ہوں میں کب پیچھے رہوں گا. بالکل. میں سٹارٹ کا مسئلہ ہے. جب آپ کا بچہ سری نگر میں جائے گا وہاں پر کوچنگ سینٹر میں جائے، میرا بچہ کیوں نہیں؟ irrespective آف دیٹ اس میں ہے یا نہیں ہے. اس میں دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے اسکولوں میں سٹاف موجود نہیں ہے. مثلا یہاں پر ہائر سیکنڈری اسکول ہے، یہاں پر آپ دیکھیں گے جو سٹاف ان کے لیے مقرر ہے، مثلا آپ کو سائنس پڑھانے کے لیے فزکس ٹیچر ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے وغیرہ ہے، میتھمیٹکس ہے، اور کوئی ٹیچر جو ایون جغرافی آپ پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، کامرس پڑھیں، ٹیچر آپ کے پاس اویلیبل ہی نہیں ہیں. گورنمنٹ اب کیا کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں 2-3 مہینوں کے لیے جو ہم اڈھاک بیس پر ہم ان کو اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، ان کی کوئی ذمہ داری رہتی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری رہتی نہیں ہے کیونکہ وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. اس میں کوئی میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اگر آپ مجھے یہ اجازت دیں گے کہ اصل میں ہم سینسیئر نہیں ہیں اس بارے میں، چاہے حکومت ہو، چاہے کوئی ہو یا عام لوگ ہو، وہ نہیں کرتے. پیرنٹ بھی اپنے بچے کا کیئر نہیں کرتے ہیں، وہ نہیں لیتے ہیں اس میں حصہ. سوال یہ ہے کہ اگر یہاں پر سٹاف نہیں ہے، سکول ہی مت کھولو. اب نام کے لیے سکول کھولتے ہیں، ادھر بھی سکول، ادھر بھی سکول، ادھر بھی سکول، ایکسپینشن ہوا. ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمارے پاس جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو مت کرو ایسے. اب ہر گاؤں میں ہی نہیں بلکہ ہر محلے میں 1 سکول ہے، 2 سکول ہے، بالکل. یا پھر پرائیویٹ سکول کی بھی برمار ہے. بالکل. بچے آئیں گے کہاں سے؟ بتائیے مجھے، آپ آئیں گے کہاں سے؟ وہ بات صحیح ہے. سپوز ہے نا. ایکچولی پچھلے میرے خیال میں 8-10 سالوں سے یہ جو ہیں اساتذہ صاحبان خالی ریٹائر ہوتے گئے اور کوئی وہاں پر بھرتی نہیں ہوئی ایجوکیشن سیکٹر میں، کسی بھی سیکٹر میں، خاص کر ایجوکیشن میں. تو کس طریقے سے یہ تو فیلر ہے نا. دیکھیے آپ اگر آپ سنسیئر ہوتے، اگر ہماری حکومت سنسیئر ہوتی، مخلص ہوتے ہو، اور کسی کو درد ہوتا کہ ان کو ہم یہ کریں گے، بچوں کو مطلب پڑھائیں گے، تو پھر ان کے لیے ٹیچر ہونا چاہیے. آج سبجیکٹ ٹیچر ہے، یو پی ایس ہے، مڈل اسکول کو اب نام دیا گیا یو پی ایس. ٹھیک، اپر پرائمری اسکول. اپر پرائمری اسکول میں اب آپ دیکھیں گے بچے ہوتے ہیں 10, 15, 20 ایک مڈل اسکول میں، ٹیچر 2-4 ہوتے ہیں. ان میں سے وہ مطلب 8th کا میتھ پڑھانے والا ٹیچر کبھی اویلیبل نہیں ہوتا ہے، یا انگلش پڑھانے والا یا سائنس پڑھانے والا وغیرہ، ایسا نہیں ہوتا ہے. اصل میں جو میری نظروں میں خرابی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں، وہ پرائمری ایجوکیشن ہماری ہے. ہم اپنے بچوں کو پرائمری ایجوکیشن صحیح طریقے سے نہیں دیتے ہیں. بچے کی لرننگ ایج جو ہوتی ہے وہ یہی سٹیج اس کا ہوتا ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. چاہے پیرنٹ ہو، چاہے ٹیچر ہو، چاہے ایڈمنسٹریشن ہو، جو کوئی بھی ہو، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے، یہ وجہ ہے میری نظروں میں کہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہمارا ہے یہ فیل ہوا ہے. یہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا فیل ہوا ہے. تو یاسین صاحب، ان بچوں کے لیے یہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ سیکٹر ہے، کون سا بہترین سیکٹر ہے جس میں بچوں کو تعلیم دی جائے آپ کے خیال سے؟ یعنی کون سا سیکٹر بہتر ہے جس میں بچوں کو تعلیم دی جائے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں ہر ایک سیکٹر بہتر ہے. گورنمنٹ سیکٹر کو کیا ہوا ہے، گورنمنٹ کے پاس اچھے ٹیچرز بھی ہیں، قابل ٹیچرز ہمارے پاس ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایفیشینٹ ٹیچرز ہمارے پاس ہیں، اور انفراسٹرکچر بھی ہمارا ٹھیک ہے. پہلے کی نسبت سے بہت انفراسٹرکچر اسکولوں کا ٹھیک ہوا ہے. جب ہم پڑھتے تھے ہم ایک کمرے میں 2-3 کلاسز ہوا کرتے تھے. آج ایسا نہیں ہے. اکثر جنرلی میں کہوں گا انفراسٹرکچر بھی ٹھیک ہے، ٹیچر کی پے بھی اچھی سیلری ہے، وہ بھی لیتا ہے. تو ایک ہی بات ہے کہ ہمارا جو ہے مطلب جو غالب ہے، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. ٹھیک ہے، طبیعت ہماری نہیں آتی پڑھانے کے لیے. اکاؤنٹیبلٹی کا لیک ہے، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو، دونوں سیکٹر اچھے ہیں. بلکہ میں یہ کہوں گا وثوق سے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے گورنمنٹ سیکٹر میں کافی سہولیات ہیں کمپیریٹیولی میں بتاؤں گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنے پیسے دینے کے باوجود بھی اتنا پے پر خرچ کرتے ہیں،
इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं या पेरेंट जो हैं वो सरकारी स्कूलों की तरफ मायल नहीं होते हैं। वो उसमें ये बात है कि वो वहाँ से मायूस हुए हैं। इट इज़ ऑल्सो ए फेलियर ऑफ द टीचर एंड द गवर्नमेंट। उनको इस पर सोचना चाहिए कि हमारे पास बच्चे क्यों नहीं आते हैं। एक प्राइवेट स्कूल में जो टीचर है वो उतना क्वालिफाइड भी नहीं होता है, उसकी सैलरी भी उतनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उनसे रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं। जब वो देते हैं मसलन 8,000, 10,000 या 15,000, 12,000, 5,000 पर एक टीचर देता है, जो 80,000, 90,000 लेता है वो क्यों नहीं देगा? सर मैं आपको रोकना चाहूँगा। असल में मामला ये है कि अगर सरकारी स्कूलों में जो बच्चों का रिजल्ट होता है इन्हें बहुत कम दिखाई देता है या उनमें काबिलियत बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन जब सरकार को मुलाजिम लेने होते हैं वो उनमें तकरीबन 99% मार्क्स ढूंढते हैं। वो यानी बहुत नंबरा की बोरियां ढूंढते हैं जब इसको गवर्नमेंट सेक्टर में अपॉइंट होना है। तब ये क्यों नहीं याद रखा जाता है कि हम किस तरह की तालीम स्कूलों में देते हैं और बच्चा हमारा किस तरह का पैदा होगा तो उससे किस चीज़ की डिमांड करेंगे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्क्स जो है नो वो कोई सिला नहीं है किसी की काबिलियत का मेजर करने के लिए। मार्क्स लाते हैं, मार्क्स में ऐसा भी होता है कि कभी आपने मतलब कुछ ज़बानी याद किया, इम्तिहान में वो नोटिफिकेशन हुआ तो उसने पास किया, वो बात नहीं है। प्रैक्टिकली जो है प्रैक्टिकली देखा जाना चाहिए, बच्चे का एग्ज़ाम दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम्स नहीं होते। इसलिए मैं ज़ाती तौर पर भी, और ये हकीकत में ये माहिरीन तालीम जो है वो भी ये कहते हैं कि इस स्टैंडर्ड नहीं है कि किसने कितने मार्क्स लाए। मार्क्स लाना कोई स्टैंडर्ड नहीं है। देख बच्चे को जब डिक्टेट किया जाएगा पेपर फिर वो लाता है मार्क्स। दूसरा बच्चा है मसलन एक बच्चा है वो 90% मार्क्स लाता है, लेकिन हम उसको डिक्टेट करते हैं, उसको हम नकल करने की इजाज़त देते हैं। दूसरा बच्चा है उसने 60% ही लाए हैं, लेकिन उसके अपने हैं। अब आपकी नज़र में कौन सा बेहतर है, वो 60% वाला या 90% वाला? 60% वाला ही होगा। उसकी अहमियत नहीं है। जब ये लोग फिर फंस जाते हैं अंडर कैमरा, ठीक है, वहाँ उनकी वो कोई गालिब भरम खुल जाएगा जालिम तेरी कामत दराजी का, अगर इस पर पेज खम का पेज खम निकले वहाँ पर वो होता है। ये बात जो हमारी है असल में हमारा वी आर नॉट सिंसियर। हम सिंसियर नहीं हैं अपने बच्चों को तालीम देने के लिए। तालीमी निज़ाम अब ये चलता है लॉ एंड ऑर्डर की मतलब बेस पर हम सबको देते हैं, हर एक मामले पर हम देते हैं लॉ एंड ऑर्डर का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, चलो नकल होने दो। यासीन साहब मुझे लगता है कि चूँकि आज के ज़माने में उसी का डंका बजता है जिसको 99 पॉइंट मार्क्स होंगे तो उसका डंका बजता है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये बच्चों की भी मजबूरी बन गई है कि गोटाफिकेशन करके नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाओ, चाहे सरकारी सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी ऐसा क्यों है? नहीं देखिए अब उन्होंने रख लिया है, कई एक जगह पर ऐसा है कि इसके मार्क्स क्या है, लेकिन जनरली वो अब ख़त्म हुआ है। अब आप देखते हैं कि अब किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए या मतलब किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन के लिए हम मतलब MBBS को लेंगे, नीट को हम देते हैं। अब ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जामिनेशन है, वहाँ पर कोटा नहीं चलता है। वो तो उसी बात है, पेपर लीक होता है, बेचते हैं लोग, बदतमीजी करते हैं, वो होता है, वो दूसरी बात है। लेकिन एग्जाम जब वहाँ पर वो होता है दैट इज द रियल टेस्ट, वो रियल टेस्ट होता है बच्चे का। वो वहाँ पर आप देखते हैं 99% वाले रह जाते हैं, 60% वाला आगे बढ़ जाता है, उसकी अपनी काबिलियत होती है। इसलिए काबिलियत का मेजर जो है मेजरमेंट उससे नहीं होना चाहिए। आपको टीचर आप SSB वगैरह जो हैं वो भी ये करते हैं कि आप एग्जाम देते हैं उन मार्क्स पर भरोसा कोई नहीं करना चाहिए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यासीन साहब ये जो निसाब है जी, निसाब के हवाले से जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर बच्चे को खाली एक ही चीज़ के लिए तैयार किया जाता है, उसको उसी चीज़ की तालीम दी जाती है। यानी निसाब के हवाले से हम यहाँ पर 5 किताबें या 4 किताबें बच्चे को पढ़ाते हैं, यानी हर कोई सिलेबस उसको पढ़ाते हैं जी। लेकिन बाद में जब उसको कहीं पर जाना होगा किसी एक सेक्टर में वो काम कर सकता है, वहाँ पर उसको सारी जो निसाब है उनसे उसका वास्ता नहीं रहता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर निसाब के हवाले से यानी बच्चे को किस सेक्टर में लगाना है उसी निसाब के हवाले से उसको तालीम दी जाए तो कैसा रहेगा? ये ठीक है आपकी बात। देखिए आप जब हम पढ़ाते हैं कुछ जो हमारे सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, जनरल जो हम पढ़ाते हैं जी, इसमें कोई खराबी नहीं है। मतलब हमें पता होना चाहिए मैथ का भी, लैंग्वेज जो हमने सीखनी है वो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी
वगैरह जो हम प्राइमरी लेवल पर या मिडिल लेवल पर सब्जेक्ट्स पढ़ाते, इसमें बच्चे को जानकारी मिलती है। फिर स्पेशलाइजेशन की जो आप बात करते हैं जी, उसमें असल में ये देखा जाता है कि एक बच्चे का रुझान किस तरफ है। बिल्कुल। हम अपनी मर्जी अपने बच्चों पर ठोंसते हैं। तो मैं वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि बच्चे की जो दिशा होगी उसको वही गाइड। देखिए ना हम क्या करते हैं, अब मैं कहता हूँ मिसाल के तौर आई में पैरेंट, मैं किसी फील्ड में पहुंचने के लिए नाकाम हुआ, मसलन आई वांट टू बी ए डॉक्टर, बिल्कुल मैं नहीं बन सका। सही बात। अब मैं ये अरमान चाहता हूँ कि मेरे बच्चे से ये हो जाए, ये डॉक्टर बगैर कहीं इसके डॉक्टर बन जाए, बगैर ये देखे कि ये इसमें कैपेबिलिटी है, इस बच्चे का रुझान इस तरफ है कि नहीं है, ये डॉक्टर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता है। मैं आपको बताऊँ, मैं अपने स्कूल में कभी कभी बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ। एक बच्चे ने मुझे कहा कि दैट आई वांट टू बिकम ए सिंगर, बिल्कुल ठीक है। दूसरे के कहा कि मैं और कुछ बनना चाहता हूँ। तो अगर मसलन कोई सिंगर बनना चाहता है, उसको उसी में मैंने उसके पेरेंट को भी फिर मैंने एडवाइस किया। मैंने कहा जब आपका ये बच्चा ये करेगा, मैट्रिक करेगा, तो उसको भी म्यूजिक स्कूल जो है वहाँ पर उसको डालो, ये वहाँ पर नाम कमाएगा। कई बच्चे ऐसे जिनको खेल कूद में वो बहुत अच्छे होते हैं। वही बच्चा किताब अच्छी तरह से नहीं पढ़ता, क्रिकेट बहुत खेलता है, चेस खेलता है, दूसरी चीज खेलता है। वी मस्ट प्रमोट द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज और हर, जो उसमें जहाँ पर उसकी दिलचस्पी हो, हाँ दिलचस्पी, वही हमें करना चाहिए। स्पेशलाइजेशन उसी तरह से हो जाएगी। अलबत्ता जनरल नॉलेज होना जो है, जो आप कहते हैं जनरल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अपना ज्योग्राफी के बारे में, आगे सारा नहीं तो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स का भी हमें पता होना चाहिए। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट हर एक को हमें सीखने चाहिए। जी। तो यासीन साहब, आपको क्या लगता है, यानी बेहतरीन तालीम फराहम करने के लिए प्राइवेट स्कूलों में या गवर्नमेंट स्कूलों में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या निज़ाम होना चाहिए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, वो ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ नहीं है। न स्कूल का नाम ये है, हम इस कमरे में मिसाल के तौर बैठे हैं, यहाँ छत है, ये हमें धूप और बारिश से बचा सकती है, ठीक है। अगर हम सोने से भी इन दीवारों पर चढ़ाएंगे, स्कूलों की दीवारों पर हम सोना भी चढ़ाएंगे, उससे कुछ नहीं होगा। Does that make? उससे कुछ होगा? उससे कुछ नहीं होगा। असल मसला जो होता है एजुकेशन में, बच्चा है, टीचर है और पेरेंट है और सोसाइटी है। बच्चे की एजुकेशन के लिए टीचर ज़रूरी है, पेरेंट का केयर ज़रूरी है, और बच्चे का इंटरेस्ट देकर भी हमें ये करना चाहिए। आजकल हमारी ट्रेंड बन गई है, हम ज़्यादातर यही पसंद करते हैं कि हमारा जो दिखावा ज़्यादा होना, हाँ दिखावा जो होगा, मेरा बच्चा इस तरह से आया, फिर वहाँ गया, फिर वहाँ पर उस स्कूल में बड़ा रंग रोगन है, ये है, वो है, वगैरह है। हम ये देखते हैं, अक्सर हम यही देखते हैं, बट दैट इज नॉट द होल थिंग। रंग रोगन होना, टिप टॉप होना कोई गलत बात नहीं। कभी कभार वालिदैन भी अपनी शान समझते हैं कि मेरा बच्चा फलानी बड़ी, मैं वही कहता हूँ, ये पेरेंट यही समझते हैं ऐसा कि मेरा बच्चा उस स्कूल में चला जाता है, उस स्कूल में जाके फिर वो नहीं देखते कि मेरा बच्चा वहाँ हासिल क्या करता है, इज ही लर्निंग देयर समथिंग और नॉट। तो जो उसका जो दिखावा हमारा होता है वही हम करते हैं। रियल एजुकेशन के लिए देखिए, हमारे स्कूल में जो हमारा आज का तालीम निज़ाम है, जो हमारे स्कूलों में राइट है, यहाँ पर हम बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे बहुत अक्सर हमारे बच्चों की दे कैन नाइदर रीड नॉर राइट, नहीं लिख सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब हमारे स्कूल में ये था कि डिक्टेशन नहीं देते हैं। पहले जब हम पढ़ते थे या आज तो या मैं अपने स्कूल में देता हूँ, हम बच्चे को डिक्टेशन देते हैं। जब बच्चे ने किसी स्पेलिंग, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे और कोई जुबान हो, स्पेलिंग किसी याद नहीं, लिखेगा क्या बेचारा? बिल्कुल, वो बात सही है, ठीक है। अब देखिए, इसी यही वजह होती है कि हमारे बच्चे बाहर जाके कुछ कर नहीं सकते। जब बच्चा लिखना और पढ़ना सीखे, ये थर्ड तक हो सकता है। हमारा बच्चा थर्ड में अगर बच्चे को अच्छा तरह से पढ़ाएंगे आप, वो उर्दू भी पढ़ेगा, जो भी आप सिखाएंगे उसको, he or she can they can learn it, ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं तक। हमारे 10वीं में भी बच्चों, 12वीं जमात में भी हमारा बच्चा उर्दू नहीं लिख सकता, पढ़ सकता है, इंग्लिश का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन वो होता है, उसने 12वीं का पास किया, ये पास किया, वो पास किया, दैट इज चलता है। तो यासीन साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो इखलाकियात है,
چونکہ اکثر بیشتر آج خالی بس مارکس کی جو دوڑ لگی ہوئی ہے یا نوٹیفکیشن کی دوڑ لگی ہوئی ہے، لیکن اخلاقیات کا جو رجحان ہے وہ کہیں نہ کہیں کم پایا جاتا ہے. اس کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے ذرا یہ بچوں میں ہی نہیں ہے، اخلاقیات جو ہے یہ بڑوں کے لیے بھی ضروری ہے نا. بالکل. جب بڑوں میں نہیں ہوں گے بچوں میں کہاں سے آئیں گے؟ اصل میں میرے خیال میں ہماری سوسائٹی میں حلال و حرام کا جو تصور ہے ختم ہو چکا ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں لافل اینڈ ان لافل، یعنی حلال و حرام. ہماری جو اساتذہ صاحبان ہیں اگر وہ بھی، حالانکہ ہم اس وقت ہمارے بھی بچے بڑے ہیں، وہ بھی بالغ ہو چکے ہیں، لیکن اگر جو ہمارے اساتذہ صاحبان ہیں اگر ہم ان کو کہیں پر دیکھیں گے تو ہماری جو گردن ہے شرم سے جھک جاتی ہے. لیکن ایسا اب دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. مثلا یعنی ہم ہم جب اپنے استادوں کو دیکھتے ہیں، یعنی آپ اس وقت اتنے بزرگ ہو چکے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے کسی استاد کو دیکھیں گے تو آپ شرم سے جھک جائیں گے. لیکن آج ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ تو دیکھیے اس میں یہ بات ہے، وہی اتنا ہی نہیں ہے. اخلاقیات جب ہوگا، ہمارے جو والدین تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ استاد جو ہے آپ کے باپ کے برابر ہے، اس کو سامان کرو. آج کا ٹیچر بھی وہی ہے، استاد استاد ہی ہے، چاہے میرے زمانے کا، آپ کے زمانے کا، یا آج کا یا آنے والا استاد. استاد ہمیشہ استاد ہی رہے گا، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اخلاقیات کا جہاں تک تعلق ہے، یہ صرف اسکول کی یا ٹیچر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ گھر کی بھی ذمہ داری ہے. آپ کہتے ہیں کہ اخلاقیات، مورل ایجوکیشن. مورل ایجوکیشن اسکول میں ہی کیا کرے گا؟ سوسائٹی میں آپ ہیں، آپ کے گھر میں ہے. بالکل گھر میں ہم دیکھتے ہیں آپ کا بچہ آپ کے پاس 18 گھنٹے رہتا ہے، 18 گھنٹے رہتا ہے، 6 گھنٹے یہ اسکول میں رہتا ہے. جب گھر میں اس کو تربیت نہیں ملے گی، ماحول میں اچھی تربیت نہیں ملے گی، تو خالی اسکول ہی کیا کرے گا؟ اگر آپ اس کو وہاں پر واعظ کریں گے، نصیحت کریں گے بچے کو ایسا کرو ایسا کرو، جب وہ بیچارہ پریکٹیکلی فیلڈ میں آتا ہے وہاں اس کو چلتا نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی سدھرنا ہوگا، اخلاقیات کا ہوگا. اب جانتے ہیں ٹیچر کا ہے، اس ٹیچر کی جو ریسپیکٹ نہیں ہوتی ہے، کیوں نہیں ہوتی ہے؟ پہلے زمانے میں حالانکہ کارپورل پنشمنٹ کا میں قائل نہیں ہوں، جسمانی بچے کو سزا دینا وہ تو کوئی اچھی بات نہیں، لیکن استاد میں بھی کہیں نہ کہیں ایسی خوبیاں ہونی چاہیے کہ بچہ اس کو فرشتے. ہاں صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے آپ کی، صحیح بات ہے آپ کی. دیکھو ٹیچر کا جاب جو ہے یہ علیحدہ طور ہے. یہ اس کی نوکری جو ہے یہ ایک کلرک اور دوسرے محکمے کے جو لوگ ہیں ان سے ڈفرینٹ ہے. بیکاز اے ٹیچر ہیز ٹو بی اے ٹیچر رائٹ فرام 24/7. اس کو 24 گھنٹے ٹیچر ہی رہنا پڑتا ہے. بیکاز ہی اور شی دے ٹیچ، وہ سکھاتے ہیں. اسے بڑوں کو بھی سیکھنا چاہیے، سماج میں بھی سیکھنا چاہیے، چھوٹوں کو بھی سیکھنا چاہیے. اب کبھی کبھی مثال کے طور پر غلطی سے ہمارے جو ہے ٹولز وغیرہ اتنے ایڈوانس نہیں ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو مثال کے طور کوئی خدا نخواستہ کسی وقت بچہ ٹیچر تھپڑ مارتا ہے یا چھڑی سے کچھ کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نہ تاب، آپ تو پہلے سوشل میڈیا پر آتے ہیں جو ہمارے بچے کو یہ کیا وہ کیا وغیرہ. اچھا، اور اس کے بعد تھانے پر آپ فوراً جاتے ہیں اگینسٹ دا ٹیچر کے خلاف، بغیر سوچے سمجھے کہ ٹیچر. میں کہتا ہوں کہ کارپورل پنشمنٹ ٹھیک نہیں ہے. استادوں کو بچوں پر وہ دسترس ہی نہیں رہا. ہاں، جب اس کو پتا ہے کہ میرا باپ استاد کو تھانے پر لے جاتا ہے تو یہ کون ہے؟ یہ ایک بڑا ریزن ہے. یہ استاد کوئی نہیں ہے، میرا باپ کو تھانے پر لے جاتا ہے، سوشل میڈیا پر آتا ہے، تو کوئی حق نہیں ہے میرے ساتھ کرنے کا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، میں نے پڑھا ہے کہ جو ایک کوئین تھی فرام جہاں پر جو کنگ تھا انگلینڈ میں، وہ ایک سکول میں گیا. وہاں ایک ہیڈ ماسٹر تھا، وہ اپنی کرسی سے نہیں اٹھا. کنگ تھا، ملک کا بادشاہ، وہ کرسی سے نہیں اٹھا. تو بادشاہ کو وہ غصہ آیا، ہیڈ ماسٹر ہے اور کیا ہے، اس نے نہیں کیا. پھر جب اسے کہا کہ جب میں آیا تب کرسی سے کیوں نہیں اٹھے؟ اس نے کہا جناب آپ تو بادشاہ ہے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اگر میں آپ کے لیے کھڑا ہو جاتا تو میرے بچوں کو یہ تاثر ملتا کہ ہمارے ٹیچر سے تو کوئی بڑا ہے، ہمارا ٹیچر کھڑا ہو گیا. اس کے لیے ٹیچر ماڈل ہے، وہ نہیں اٹھا. بالکل صحیح بات ہے. سمجھے؟ ہم نے وہاں پر وہ ٹیچر کا وقار رکھا ہی کہاں ہے. ہم ٹیچر کو تھانے پہ لے جاتے ہیں، ہم ٹیچر کو غلط الزام لگاتے ہیں. اب نے سوپور کا مسئلہ دیکھا، سوپور میں ایک ٹیچر کو الزام لگایا گیا کہ خدا نخواستہ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیا.
कितनी बदनामी हुई टीचर की। बिल्कुल और उसके बाद फिर ये देखिए कि फिर वही करते हैं, उसको एक्सोनरेट करते हैं, नहीं जिसने कुछ नहीं किया। बताइए क्या तमाशा है। उस उनको चाहे जो भी है, जिसने भी उनको ऐसे टीचर को ब्लैकमेल किया, ही और शी दे मस्ट बी पुनिश, उनको सजा मिलनी चाहिए। क्यों एक टीचर की रेपुटेशन को इस तरह से खराब करेंगे? बिल्कुल, जब तक आप टीचर का उस्ताद का सवाल नहीं है, ये पूरे माशरे का सवाल, एक उस्ताद का सवाल है। जब उस्ताद को इस लेवल पर लाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपका उस्ताद कैसे, आपका बच्चा उससे क्या सीखेगा? उस्ताद का वकार वो खाक में मिलाते हैं। एक है खुदा न खास्ता अगर इल्जाम सच्चा हो तो टीचर को टीचर नहीं रहना चाहिए, ही मस्ट बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस। बिल्कुल नहीं है, उसको टीचर रहने का कोई हक ही नहीं है। लेकिन ये भी अफसोस की बात है कि आप खामखा में फजूल में जाती अदावत की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर किसी टीचर को आप मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं और गंदा इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपके बच्चे के जहन पर उसका क्या असर रहेगा? शुक्रिया यासिर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद यासीन भट्ट साहब, जो बात कर रहे थे तालीम के हवाले से। तो हम आपको ये जो दिलचस्प प्रोग्रामात हैं आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे, और आइंदा भी आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा, और हमें अपने ये जो हैं तजवीज़ात उनसे हमें नवाजिए, ताकि इसमें बेहतरी लाने के लिए हमें और क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। और हमारे साथ बने रहिए अगले प्रोग्राम तक। अल्लाह हाफ़िज़।